जनाब, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि आप लोगों को उनके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। बेटा, आपको पता होना चाहिए अबाउट नाउन, ठीक है। पहली बात, आप लोगों को पता होना चाहिए अबाउट प्रोनाउन, कि ये प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। ये 2 दिन इन चीज़ों पे है तो इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए अबाउट वर्ब, कि ये वर्ब क्या होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए अबाउट, ये इसको मैं आगे ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी पिक्चर आ जाएगी तो इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। फिर आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की, ठीक है। तो इसलिए आप इसको जहन में लाजमी रखिएगा कि आप लोगों ने इन चीज़ों को अपने माइंड में लाजमी रखना है जो मैंने आप लोगों को अभी बता दी हैं, और इनको आपने अंडरस्टैंड करना है और समझने की कोशिश करनी है जी, ठीक है जी। तो आइए अब मैं आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में ज़रा समझाता हूँ और बताता हूँ कि जनाब ये क्या है और किस किस तरह से। तो जनाब मोहम्मद वलीद, मैं क्यों चैट रखी, सॉरी। नाउन क्या है, बड़ा शॉर्ट करके बता देता हूँ जनाब। याद रखें कि नाउन जो होता है ये लैतिन वर्ड, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ नॉमन से निकला, और नॉमन का मतलब होता है एनी नेम, कोई भी नाम, ठीक है। तो आप इसको याद रख लें। नाउन के बारे में बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, वो ये वाली कि एनीथिंग विजिबल और इनविजिबल इज कॉल्ड नाउन। हर वो चीज़ जो हमारी आंखों के सामने है या हमारी आंखों से छुपी हुई है, पिन्हा है, वी से दैट इज नाउन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई वर्ड आपके सामने आया तो वो नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इस चीज़ को जहन में रख लें कि दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ जो हमें नज़र आए या नज़र ना आए लेकिन उसका कोई नाम होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, नाउन। हम उसे क्या कहते हैं, नाउन है। तो जनाब ये बात आपने जहन में रखनी है कि एनीथिंग विजिबल और इनविजिबल इज कॉल्ड नाउन। जैसे कि मेरे पास माइक है तो ये एक नाउन है जनाब, कैमरा है ये एक नाउन है। आप नज़र नहीं आ रहे लेकिन आप लोगों की एग्जिस्टेंस तो है, ठीक है। तो आप ये क्या कहलाएगा, आप कहेंगे कि ये क्या है, नाउन है। तो इसलिए इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि हर वो चीज़ जो हमारी आंखों के सामने है या पिन्हा है, हम कहते हैं वो क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। अच्छा, अगली बात अब ज़रा समझ लें, प्रोनाउन क्या है। अगर आप इसको बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें, तो ये प्रो और नाउन से निकला। प्रो का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, किसकी प्लेस ऑफ, नाउन। तो ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो हम कहते हैं वो क्या है, प्रोनाउन है। सिंपल इज दैट। ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, दिस दैट दीज दोस। अब मैं कह सकता हूँ कैमरा, मोबाइल, ये वो सारी चीज़ें, तो मैं कह सकता हूँ दिस, दीज, तो ये क्या है, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, हु, ठीक है। ये सारे के सारे अल्फाज हम कहते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं जी प्रोनाउन। आप इसके बारे में मजीद देख लीजिएगा, डेफिनेशन से आप चेक कर लीजिएगा। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं इसको वर्ब के सेक्शन को समझाने से पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप उसको इंग्लिश में, इंग्लिश को इसको समझने की कोशिश करें तो समझ आता है कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अ थिंग। उर्दू में से कहते हैं कोई चीज़, कोई शय। तो याद रखें कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं जनाब ऑन विच एक्शन इज परफॉर्म्ड, जिस पर काम हो रहा होता है हम कहते हैं वो क्या है जनाब, वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं, इसको भी अंडरस्टैंड किए देते हैं कि आखिर हमने ऑब्जेक्ट तो पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट क्या है, हमें ये चीज़ भी तो समझनी चाहिए, जाननी चाहिए कि अगर ये सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो मैं उसके बारे में भी लगे हाथ आपको बता देता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो याद रखें बेटा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं कहता हूँ इसे किंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का किंग हम कहते हैं वो कहलाता है सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट क्या होता है जनाब, जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, मैं कहता हूँ एक्टिव टास्क परफॉर्मर। तो याद रखिएगा कि जो एक्टिव टास्क परफॉर्मर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और हमेशा याद रखें कि सब्जेक्ट या तो एक नाउन होता है या तो एक प्रोनाउन होता है।
ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट या तो एक नाउन होता है या तो एक प्रोनाउन होता है, इस बात को आपने नहीं भूलना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि जो सब्जेक्ट होता है वो भी या तो एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इतनी बात आपने अंडरस्टैंड रखनी है। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जिसका नाम क्या है, वर्ब। तो वर्ब के बारे में अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होगा। आइए ज़रा उसके बारे में समझते हैं ताकि आप अच्छे अंदाज से इसको जान पाए और अंडरस्टैंड कर पाए। वर्ब क्या होता है जी? वर्ब के बारे में आपने दो बातें अपने माइंड में रखनी है, दो बातें अपने माइंड में रखनी है। दो तरह के वर्ब इस दुनिया में होते हैं जी। पहली बात है, वर्ब के बारे में इतनी बात आप अंडरस्टैंड कर लें कि वर्ब क्या होता है। हम कहते हैं एक्टिविटी को वर्ब कहते हैं, ठीक है। हम जनाब किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को शो करने वाले को वर्ब कहते हैं। किसी चीज़ की स्टेट को शो करने वाली जो चीज़ होती है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो याद रखें कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि ऐसे वर्ड्स जो आपको एग्जिस्टेंस के बारे में शो कर रहे हों, जो आपको किसी चीज़ की हालत के बारे में बता रहे हों, तो हम कहते हैं दे आर कॉल्ड व्हाट, हम कहते हैं वो क्या हैं जनाब, वर्ब्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये किसी ने अपना ऑन किया हुआ ऑडियो, ज़रा प्लीज़ उसको लाजमी बंद कर दीजिएगा बेटा, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ये चीज़ का लाजमी ख्याल किया करें। अच्छा, तो मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब वर्ब के बारे में दो बातें समझें कि वर्ब एक तो होता है जो कि एक्शन या एक्टिविटी को शो कर रहा होता है, किसी चीज़ की एक्शन या एक्टिविटी को शो कर रहा होता है। एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी हिलजुल, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो ये एक एक्शन है। मैं चल रहा हूँ तो वो क्या है? एक्शन है। मैं खड़ा हो रहा हूँ तो वो क्या है? एक एक्शन है। वर्ब या तो एक्शन या एक्टिविटी को शो कर रहा होता है, एक्शन या एक्टिविटी को शो कर रहा होता है। अच्छा, ये हमारे एक भाई हैं जिन्होंने वीडियो शो की, यकीन करो मेरा त्राह निकल गया सी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, कैमरा अपना काम रखो, ਇਹਦਾ ख्याल करो जनाब। मैं कमज़ोर दिल का बंदा, ज़रा ख्याल कराया करो ये दो चीज़ों का, ठीक है, ताकि वो बवक्त ज़रूरत परेशानी से बचा जा सके। यकीन करो मैं एकदम, मेरा दिल की धड़कन बड़ी तेज़ होना शुरू हो गई है यार, को ख्याल कर यार, मतलब हद होती है। खैर तो एक्शन या एक्टिविटी जो होती है ना, हम उसे क्या नाम देते हैं? वो कहता है वर्ब। एक दूसरा टाइप होती है वर्ब की, दूसरा जिसे कहते हैं जी नॉन एक्टिविटी, जो कि सिर्फ किस चीज़ को शो करता है? जो नाउन की स्टेट, एग्जिस्टेंस या पोजेशन को शो कर रहा होता है, ठीक है। स्टेट, एग्जिस्टेंस या पोजेशन, ठीक है। इसको नाम हम देते हैं, इसको नाम हम देते होते हैं जनाब क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब। याद रखें कि वर्ब की दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और एक टाइप जिसे हम मेन वर्ब, एक्शन या एक्टिविटी वर्ब का नाम देते हैं। इसका नाम मेन वर्ब भी होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसको आपने अंडरस्टैंड करना। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए वो अब मैंने बताया ना, एक्सप्लेनेटरी आपके लेक्चर्स मौजूद हैं, इन तफसील के साथ आप उनको देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वर्ब के बारे में समझें कि वर्ब दो तरह के होते हैं, एक है हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरे एक्टिविटी या एक्शन वर्ब्स। जो एक्टिविटी और एक्शन वर्ब्स होते हैं, हम ऑक्सिलरी के भी बाद में बात करेंगे रेहान बेटा। जो एक्टिविटी और एक्शन को शो कर रहे होते हैं, वर्ब की एक टाइप है और एक होती है जिसको हम नाम देते हैं हेल्पिंग वर्ब्स का, ठीक है। अब ज़रा बात को थोड़ा समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बात आगे जाना बड़ा ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं इसको ज़रा आपको समझाना चाहूँ, मैं ज़रा नेक्स्ट स्क्रीन ज़रा ओपन कर लूँ, वो भी समझ आ जाए और मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाऊँ। एक मिनट, ज़रा पहले 2-3 ओपन कर देता हूँ। तो जनाब अब आते हैं इस सेक्शन की तरफ। बेसिक ग्रामर के सेक्शन को शुरू करते वक्त मैंने जो बेस सेट करनी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुका। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया वर्ब क्या होता है, मैंने आपको बताया नाउन क्या होता है, मैंने आपको बताया प्रोनाउन क्या होता है। तो इन बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ज़रा इसको लाजमी अपने माइंड में रखा करें और अंडरस्टैंड रखा करें चीज़ों को, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ज़रा बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश करने लगा हूँ एक बहुत ही अहम चीज़ के बारे में। मुझे आप लोगों ने बताना, और मुझे इस वक्त ज़रा आप लोग सब अपनी चैट बॉक्स को ओपन करके तो मेरे फ़ौरन बात का आंसर देना, फ़ौरन, ताकि ज़रा मैं समझ पाऊँ। हम जो अल्फाज अदा करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उसके लिए हम किन का सहारा लेते हैं? सवाल सिंपल सा ये है, किन का सहारा लेते हैं? वर्ड्स का, सेंटेंसेस। वेरी गुड खुशबख्त, वेरी गुड, शाबाश। हम सेंटेंसेस का सहारा लेते हैं, ठीक है। अल्फाज यानी जिससे समझाना हो बात को,
ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सहारा लेते हैं, हम कहते हैं उन्हें क्या, सेंटेंसेस। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, गुड। एक्टिव बच्चे होना तो यकीन करो पढ़ाने का बड़ा मजा आता होंगे। तो जो बच्चे एक्टिव ना हो, जो पैसिव हो बच्चे, अल्लाह माफ करे, दिल करता है कि क्लास छड़ के बंदा भज जाए। गुड, शाबाश, ओ बस बस जज्बाती रहो बेटा, वेरी गुड। सेंटेंसेस, इसका मतलब ये है कि हम लोग जब अल्फाज का तबादला करते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं कि सेंटेंसेस से एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब ज़रा बात को हमने समझना है, अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले इसी बात को, सबसे पहले इसी चीज़ को कि आखिर ये सेंटेंसेस किस बला का नाम है। याद रखें कि दुनिया जहाँ में हम जो अल्फाज बोल रहे होते हैं या हम जो बात कर रहे होते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस किस चीज़ को कहा जाता है जनाब, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो एक सेंस दे दे, सेंस दे दे, हम कहते हैं वो क्या है, सेंटेंस है, सेंस दे। और जो सेंस ना दे, जो सेंस ना दे, हम उसे कहते हैं कि वो क्या कहलाता है, फ्रेज। सेंटेंस के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन आप अंडरस्टैंड कर लें, बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि याद रखें कि जब कोई भी जो सेंटेंस है इस दुनिया में, कोई भी सेंटेंस है, उसके अंदर मेरे बच्चों आपको याद रखना है एक चीज तो मस्ट होगी, जिसका नाम क्या है, वर्ब। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। वर्ब से पहले या तो सब्जेक्ट लगा हो या तो ऑब्जेक्ट लगा हो, वर्ब से पहले या तो सब्जेक्ट लगा हो या तो ऑब्जेक्ट लगा हो, तो हम कहते हैं वो क्या कहलाती है चीज, उसे कहते हैं कि वो सेंटेंस है। वो क्या कहेंगे, वो क्या है, सेंटेंस है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है और बहुत ही ज़्यादा ऐसी डेफिनेशन कि जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट हो या ना हो, एंड पे वो बात की बात है, लेकिन मेन चीज़ आपने वो ज़हन में रखनी है कि वर्ब से पहले अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। उसे आप क्या नाम देंगे, सेंटेंस का। क्लियर है इतनी बात? अब ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। और जो आपको सेंस नहीं देता, जैसे मैं कहता हूँ इन द स्काई, तो इन द स्काई क्या, मुझे तो नहीं पता। तो जो आपको सेंस नहीं देता, हम उसे नाम देते हैं फ्रेज का। ये फ्रेज का भी अपने माइंड में रखिएगा ताकि आपको ये बात याद रहे। अभी मैंने इसके ऊपर एक्सरसाइज बनाई हुई है और आपने लाजमी करनी है। वो स्टूडेंट जिनकी खुदा ना खास्ता पहले कोई अटैम्प्ट लगी और उन्होंने पहले मुझसे पढ़ा था कोई ऐसी रिवीजन सेशन में, असाइनमेंट चेक नहीं करवाई, बस पढ़ा, ठीक है, वह पढ़ के चले गए। उन्होंने किसी से पूछ लिया और किसी ने कहा कि बस रटा ला लो, मसला ही कोई नहीं है, बच जाओगे, तो फिर वो फंसे हुए हैं। जिन्होंने पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा और बाकियों के लिए भी, जाहिर सी बात है प्रैक्टिस चल रही है तो दोबारा समझना ज़रूरी है। तो फ्रेज़ जनाब ये भी समझना ज़रूरी है। मैं सेंटेंस और फ्रेज़ दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के ऊपर मैंने एक्सरसाइज बनाई हुई है, आप उनको लाजमी सॉल्व कीजिएगा और कल मेरी क्लास में सॉल्व करके आपने आना है, ठीक है। मैं भी आपको बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करवा दी जाएंगी, आपने परेशान नहीं होना। अब बस इधर अटेंशन दें। सेंटेंस के बारे में मेरे बच्चों याद रखिएगा कि सेंटेंस जो होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें कहते हैं नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस, नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस, और एक होते हैं जिन्हें आप नाम देते हैं एक्टिविटी या एक्शन सेंटेंसेस। ठीक है, याद रखें दुनिया जहां में जो करोड़ों अरबों जुमले बोले जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, दुनिया जहां में जो करोड़ों अरबों जुमले बोले जाते हैं मेरे बच्चों याद रखिएगा, वो या तो नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस होते हैं या तो एक्टिविटी या एक्शन सेंटेंसेस होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरे नहीं होते। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट आवर फर्स्ट सेक्शन दैट इज़ नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस, ताकि हम इसको भी अंडरस्टैंड कर लें और समझ पाएँ। ये नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस किस बला का नाम है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मैं आपको याद होगा वर्ब की एक टाइप मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है, थोड़ी देर पहले, जिसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब बोला और मैंने कहा कि वो वर्ब के किस सेक्शन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट के। क्या मुझे को बताएगा? अभी मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ, चैटिंग की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया किसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। एक टाइप जो कि एक्टिविटी और एक्शन की बात कर रही होती है और एक वर्ब की टाइप, शाबाश, एग्जिस्टेंस और वलीद बोलो बेटा, बाकी बच्चे भी बोले, एग्जिस्टेंस और स्टेट, एग्जिस्टेंस और पोजेशन, प्रेजेंस नहीं पोजेशन, ठीक है, वेरी गुड, स्टेट, एग्जिस्टेंस एंड पोजेशन। तो याद रखें कि नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस, दुनिया जहां के नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस करोड़ों होंगे, करोड़ों, वो जनाब नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस सिर्फ इन तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहला,
या तो नाउन की स्टेट। बेटा आपको याद होगा, मैं इधर रखता हूँ, मैंने कहा था कि सेंटेंसेस के बारे में आपके साथ मैं डिस्कस किया था कि सेंटेंसेस की जो एक टाइप होती है उसे हम नाम देते हैं क्या, नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस, ठीक है। और एक टाइप होती है जिसे आप नाम देते हैं किसका, एक्टिविटी सेंटेंसेस, एक्टिविटी या एक्शन सेंटेंसेस। क्या आप लोगों को याद है ये? मैंने ये बात बोली थी कि एक्टिविटी और एक्शन सेंटेंसेस, ठीक है, जो होते हैं, पहली बात तो ये कि हमने 28% सेक्शन तो कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि आपकी इंग्लिश का था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको बड़े ध्यान से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप नुकसान कर रहे हो, और नुकसान कर रहे हो तो फिर इसका मतलब है काम तो ख़राब होगा। इसलिए उसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो उसको ज़रा ध्यान से समझिए, समझते रहिएगा। और उसकी एक्सरसाइज जो मैंने दी है उसको लाजमी आप लोगों ने करना है। किसी ने अगर एक्सरसाइज नहीं की तो ये भी काम ख़राब है, एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। अब दूसरा हिस्सा जिसका नाम है एक्टिविटी और एक्शन सेंटेंसेस। जरा ये मेरी बात अपने पल्ले बांध दीजिएगा कि बेटा ऐसे जुमले जिनमें कोई मेन वर्ब आए और उससे पहले मेन वर्ब में बात कर रहा हूँ, एक्टिविटी एक्शन जो वर्ब मैंने आपको बताया, जैसे देखो इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा बात करना ये एक एक्शन है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई एक्शन वर्ब आए हम कहते हैं कि वो वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं क्या कहलाते हैं भाई लोग, बताएं मुझे। वो है जी टेंसेस, हम उन्हें टेंसेस का नाम देते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि टेंसेस को आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना और अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये हमारी इंग्लिश का एक मेजर पोर्शन है जिनको लेके चल रहे होते हैं और उनके ऊपर वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो मैं इसलिए अब टेंसेस को लिखता हूँ यहाँ, ताकि आपको बात समझ आए और आप अच्छे अंदाज से उसको समझ सकें। बेटा याद रखें, अंडरस्टैंड करें कि जो टेंसेस होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। टेंसेस दो तरह के होते हैं, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। एक होते हैं टेंसेस जिन्हें हम नाम देते हैं एक्टिव, और एक टेंसेस की टाइप होती है जिन्हें नाम देते हैं क्या, पैसिव, ठीक है। जितने भी एक्टिव टेंसेस होते हैं, एक्टिव टेंसेस से मुराद क्या है, किन्हें कहा जाता है, मैं आपको अब समझाता हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। जितने भी एक्टिव टेंसेस हैं उनमें आप लोगों ने बात याद रखनी है कि उनमें जो फॉर्मूला फॉलो होता है वो होता है SVO, ठीक है। और जितने भी पैसिव होते हैं उनके अंदर फॉर्मूला यूज़ होता है OVS, ठीक है। जितने भी एक्टिव वॉइस टेंसेस होंगे, आपने ये बात भूलनी नहीं है, उनके अंदर सब्जेक्ट इज कॉल्ड द किंग, ठीक है। सब्जेक्ट किंग कहलाता है। सब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस बनेगा, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस कभी भी नहीं बनेगा। और जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनके अंदर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, उसको आपने नहीं भूलना बच्चों, कि जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उनके अंदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द किंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता, ठीक है। सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अगर ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये बात ज़रा समझिएगा, क्योंकि मैं एक्टिव पैसिव में डिफरेंस आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ गया तो फिर ये सारा मामला जो है ना वंस फॉर ऑल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जितने भी एक्टिव टेंसेस होते हैं उनके बारे में मैंने एक बात आपको बता दी कि सब्जेक्ट किंग होता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखें कि जो ऑब्जेक्ट होता है ये ऑप्शनल होता है एक्टिव वॉइस के अंदर। ऑब्जेक्ट होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ, लेकिन सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसी तरह जब हम पैसिव की बात करते हैं, पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो उनके अंदर जो सब्जेक्ट होता है दैट इज ऑप्शनल। अगर सब्जेक्ट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बात चल जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि हम आम खाते हैं, मौसम आने वाला है ना, हम आम खाते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखूं और अंडरस्टैंड करूं, देखो मैं वंस फॉर ऑल इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बता दूं, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप नहीं सेंटेंस कर पाएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से बात समझिएगा। यहाँ पर हम क्या है, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। आम क्या है, खाते हैं, ये एक्टिविटी है, वर्ब है। क्या खाते हैं, जिस चीज़ पर काम होता है वो आम होता है, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसमें से इस आम महाशय को निकाल दूँ तो क्या बनता है, हम खाते हैं। क्या बनता है, हम खाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस आम के बगैर भी मेरी बात की सेंस कंप्लीट हो रही है।
इसी तरह अगर मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पर ये सेंटेंस लेकर आता हूँ ताकि आप ये भी बात समझ लें, पैसिव के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं इसको भी समझना साथ साथ ज़रूरी होगा। पैसिव को जब हम बात करते हैं तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनाब आम खाए जाते हैं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से ज़रा ये बात समझिएगा कि इस सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड आम है, ये वर्ड क्या आम है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर मैंने सब्जेक्ट लगाया ही नहीं है और फिर भी देखो सेंटेंस बन रहा है। तो अब इस बात को माइंड में रखते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए हमें ये बात समझना होगी, अंडरस्टैंड करना होगी मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं असल में ये सब मिसालें हैं किसकी, गवर्नमेंट की, ठीक है। और जितने भी पैसिव वॉइस हैं ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, मैं इदारे यहाँ पे लिख देता हूँ, इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के इदारों की मिसाल है, ठीक है। और जितने भी पैसिव वॉइस हैं असल में वो मिसाल है किसकी, तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की मिसाल होती है ये तमाम पैसिव वॉइसेस गवर्नमेंट इदारों के अंदर। अब जरा मुझे आप लोगों की अटेंशन चाहिए होगी, बड़े ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट इदारों के अंदर अगर एक इंसान बीमार हो जाए तो क्या उसे ये कहा जाता है कि आप घर जाओ, घर जाके बैठो, आराम करो और अब आपको जब सही हो गए तभी आना, फिर ही आपको तनख्वाह मिलेगी? कैसा करते हैं गवर्नमेंट इदारों में? नहीं। वेरी गुड, शाबाश। वहां पर तो ये कहा जाता है कि भाई काम छोड़ो, होता रहेगा। इंसान के ऊपर वो अहमियत देते हैं, भाई आप अपना ख्याल करो, सब ठीक हो जाएगा, इंशाअल्लाह आपको तनख्वाह भी मिलेगी, हम आपके इलाज मुआवजे का भी देख रहे हैं, हम इसके ऊपर भी आपकी हेल्प आउट करेंगे, जब आप ठीक हो जाओ आ जाना, काम होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके अंदर हम इम्पोर्टेंस देते हैं किसको, इंसान को, यानी सब्जेक्ट भाई इंसान भाई को, और कहा जाता है कि काम तो होता ही रहेगा। अब जरा आते हैं दूसरी तरफ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एक शख्स बीमार हो और अगर उस कंपनी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसमें क्या किया जाता है कि उसे कहा जाता है ठीक है यार 7 दिन हम आपको रेस्ट देते हैं, आप करें प्लीज़। लेकिन अगर उससे टाइम ऊपर हो जाता है तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया अब आप घर बैठे, सही होंगे तो आ जाना, सही होंगे तो आ जाना। यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इंसान को नहीं बल्कि किसे अहमियत दी जाती है, काम को। वेरी गुड फातिमा, वेरी गुड, काम को अहमियत दी जाती है। इंसान गया तेल लेने, इंसान गया भाड़ में, अहमियत किसे दी जाती है, काम को, ठीक है। जो कि उनका तो कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है ना, और तो वो उन्हें तो हर बंदा की कीमत पड़ती है, खुद से पड़ रही होती है, और वो कहते हैं प्राइवेट में अगर अफोर्ड भी करे फिर भी नहीं रखते, सॉरी, फिर भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इंसानों को अहमियत दी जाती है, प्राइवेट में काम को अहमियत दी जाती है। तो जो एक्टिव वॉइस हैं उनकी मिसाल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और पैसिव वॉइस हैं उनकी मिसाल क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। रियान कह रहे हैं वर्ब को, वर्ब नहीं जालिम समाज, इसमें जो पैसिव वॉइस में है उनमें ऑब्जेक्ट कहते हैं काम, वर्ब नहीं। वर्ब तो आना ही आना है हर जगह पे, एक्टिव में भी वर्ब है के बारे में जो है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, स्टेट के बारे में या उसकी पोजेशन के बारे में, ठीक है, या तो उसकी किस चीज़ के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में। ये बात आपने याद रखनी है, इस चीज़ को भूलना नहीं है, अंडरस्टैंड रखना है। दुनिया जहां में मेरे बच्चों दो किस्म के जुमले यूज होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस, एक जिसे हम कहते हैं एक्शन सेंटेंसेस। दुनिया जहां के जितने भी नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस हैं, दे डिस्कस अबाउट द 3 stages ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट वन स्टेट, सेकेंड वन एग्जिस्टेंस एंड थर्ड वन पोजेशन। स्टेट किसे कहा जाता है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, सो वी मे अंडरस्टैंड बेटर, वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टेट कहते हैं हालत को। What about possession? We say that possession means something that you own, जिसे हम कहते हैं मलकियत, उर्दू में बोला जाता है मलकियत, yes. And what about existence? We say वजूद, thing that exists, this is from existence.
So, non-activity sentences talk about the three stages of noun or subject that are state, possession and existence. अब जरा इस बात को अंडरस्टैंड जब आपने कर लिया तो ज़रा इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि दुनिया जहाँ में जितने भी नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, जितने भी नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस यूज़ होते हैं उनके बारे में अंडरस्टैंड कीजिए। उससे पहले इस चीज़ को समझें। मुझे ज़रा जल्दी से बताना है, आपने अपनी चैट को ओपन रखें, मुझे आप जल्दी से ज़रा बताइएगा कितने किस्म के ज़माने होते हैं जी। अरे वाह, क्या बात है, फंटेस्टिक। 3 टाइप्स, बहुत ज़बरदस्त। 3 किस्म के ज़माने होते हैं। एक जिसे हम नाम देते हैं जो गुजर गया, एक जिसे हम नाम देते हैं जो मौजूदा है, एक जिसे हम नाम देते हैं जो कि आएगा। ठीक है, यही होते हैं ना, इसके अलावा तो और कोई नहीं होते। तो मेरे बच्चों इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा बड़े ध्यान से। वेरी एक्टिव ऑडियंस, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाना। जब हम बात करते हैं पास्ट की, हम बात करें नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस की, बात भूलिएगा नहीं जनाब। जब हम टॉक करते हैं, बात करते हैं अबाउट नॉन एक्टिविटी पास्ट सेंटेंसेस, तो उनके लिए याद रखें कि हम सिर्फ और सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाय द वे, नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस का एक और नाम है जिसे आप नाम देते हो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस का, क्योंकि इनमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होते हैं और कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। पास्ट के अंदर, दुनिया जहां के पास्ट के नॉन एक्टिविटी हजारों लाखों सेंटेंसेस, उनके लिए ये वाले हेल्पिंग वर्ब सिर्फ यूज होते हैं। और कौन से हैं? हम यूज करते हैं जनाब वॉस, वर, हैड, बस, सिर्फ ये 3, ओनली दीज 3। हम ये सिर्फ 3 सेंटेंस, 3 जो है वो 3 हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया जहां के जितने भी प्रेजेंट के नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस हैं, मेरे बच्चों बड़े ध्यान से, अरे वाह, मैसेज पहले आई जा रहा है, उनके लिए हम यूज करते हैं इज, एम, आर। हाँ जी, आईफोन ने अभी तक सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर दिया है, हैज और हैव। यस, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये हम बात करते हैं। और दुनिया जहां के जितने भी फ्यूचर के नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस है मेरे बच्चों, भूलना नहीं है, अंडरस्टैंड रखना है। दुनिया जहां के जितने भी फ्यूचर के नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस हैं उनके लिए, अरे वाह, इतने, ये मैं किन्ने कहता है रेहान बट की करना, मेरा ना बर्बाद कर रहे हैं, मेरा ना जालमा, हद हुंदी है। उनके लिए हम यूज करते हैं क्या? विल, शैल नहीं भाई, विल बी, शैल बी, और फिर will have and shall have। तो जरा बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत ही आसान और बड़ी ही अहम बात आपको बताने जा रहा हूं कि दुनिया जहां के जितने भी फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस हैं, जिन्हें नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस की बात करते हैं, जो स्टेट, पोजेशन और एग्जिस्टेंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम उनके लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल बी, शैल बी और विल हैव, शैल हैव। और प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं इज, एम, आर, हैज, हैव। और पास्ट के लिए यूज करते हैं वाज, वर और हैड। एक शौमी ने कहा बड़ा जज्बाती होके कि सर ये वेयर इज डू एंड डिड, वो हम एक्टिविटी सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अभी वो बात बाद में आएगी। अच्छा भाई, नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस के सेक्शन के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और उसके लिए हमने बोला कि 3 किस्म के ज़माने होते हैं और नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस के 3 हालतों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि आपके सामने मौजूद है और हमने उसके ऊपर बात की है। और पास्ट के जितने भी नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस हैं उनमें सिर्फ ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ चौथा हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, चौथा हेल्पिंग वर्ब कोई होता ही नहीं है। प्रेजेंट के अंदर सिर्फ ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और चौथा कोई छठा होता नहीं है। इसी तरह फ्यूचर के अंदर ये वाले 4 इस्तेमाल किए जाते हैं और वो 5वां होता नहीं है। अच्छा, मैंने बात की थी स्टेट, पोजेशन और एग्जिस्टेंस। अब जरा एक बात समझिएगा, ये जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है ना, ये इतना, ये वाले हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं दुनिया जहां में यूज होने वाले पोजेशन के नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस के लिए। सिर्फ ये वाले हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, उसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। ये अपने बात पल्ले बांध लीजिएगा, सिर्फ ये वाले, इसके अलावा कोई और यूज नहीं होता। ये बात मेरी बड़े ध्यान से समझनी है। दुनिया जहां में जितने भी पोजेशन के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उनके जो सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो उनको इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। और फिर स्टेट और एग्जिस्टेंस को जब बयान करना है तो सिर्फ ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स ही यूज होते हैं जो कि आपके सामने मौजूद है। क्लियर है? अंडरस्टैंड रखेंगे आप बात को, भूलेंगे तो नहीं? क्लियर है?
अच्छा, अब इनको सॉल्व करना ना दुनिया जहां का सबसे आसान काम है मेरे बच्चों, सबसे आसान काम है, दुनिया जहां का सबसे आसान काम है। कैसे भाई? हर एक वर्ड की आपने इंग्लिश करनी है और उसको तरतीब से कर देना, सिंपल सी बात है। हर एक वर्ड की इंग्लिश करनी है और उसको तरतीब से। बाय द वे, मैं वैसे चाहूँगा कि मैं आप लोगों से, हुलिया कह रही है आवाज़ बहुत कम है, ऐसा क्यों है भाई, क्यों ऐसा कहते हो जालमो? हालांकि इतनी अच्छी आवाज़। फ्रीहा भी कह रही है आवाज़ ठीक नहीं आ रही। भाई वाकई आवाज़ ठीक नहीं आ रही, मुझे बताएं। आवाज़ कम है, मुझे ऑडिबल है सर, अच्छी आ रही है, सही है सर, वॉइस सही है, वॉइस आ रही है, वॉइस दे हैव इश्यूज़ नहीं, मतलब कुछ कह रहे हैं आवाज़ का इशू है, कुछ बहुत से कह रहे हैं कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल है कि शायद आप लैपटॉप पे लगा के बैठे हैं, आपने हैंड फ्री भी लगाई, तो इस वजह से ऐसा होगा। आवाज़ थोड़ी तेज़ कर ले बेटा, यहाँ पे मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर ऐसा कोई मसला आ रहा है तो अपना ज़रा आप चेक करें। तो जनाब विदाउट हेडफोन कम आएगी आवाज़, ये बात तो ठीक है। तो बात अब ज़रा समझ लीजिए कि जनाब ये जो मैंने आपके सामने जो भी सेक्शन लिख दिए, जो मैंने बातें आपको बताई, और इनको मैंने कहा था कि इनको सॉल्व करना दुनिया जहां का सबसे आसान काम, सबसे आसान काम है। और कैसे आसान काम है, किस तरह से आसान काम है? जैसे कोई सेंटेंस मैं आपके सामने कहता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब कौन सा, कोई एक सेंटेंस मुझे बताए, कोई एक सेंटेंस बताया। गला कट ला बाहर, ऊंचा बोले थोड़ा, हाथ धुन दिए भाई जालमो जी, बताएं। सर आपकी आवाज़ दिल छू लिया, दीवानंद राजपूत। अरे दीवानंद, ओए होए होए, ये क्या बात कर दी तूने यार। आपकी ऐसी बातें जो होती है ना, बस मतलब जी 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 जी। अब मुझे ज़रा, कल दो टाइप्स के होते हैं, कल दो तरह के होते हैं, ये मतलब है ना। चले मैं लिखता हूँ जी, कल दो तरह के होते हैं। कल दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा, जब आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं कहता हूँ जनाब एक लड़का जंगल में बैठा हुआ था, या एक लड़का जंगल में था, तो यहाँ पे भी जैसे कल दो तरह के होते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी किसी सेक्शन के अंदर आप यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब जब मेन एक्टिविटी या एक्शन परफॉर्म करने वाले के बारे में जब बात नहीं की जा रही होती, तो आप हमेशा उसको यूज़ करते वक्त हमेशा क्या करते हैं, देयर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर वर्ड की इंग्लिश करनी है। कल की इंग्लिश क्या होती है, टुमारो। दो तरह की क्या होती है, दो का मतलब होता है टू, तरह की इंग्लिश क्या होती है, टाइप्स, ठीक है। का की के का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। और हैं की इंग्लिश क्या होती है, आर। तो मैंने आपको बताया कि जो ऐसे सेंटेंसेस हैं उनके लिए आप उन्हें जब सब्जेक्ट को मेन इंपॉर्टेंस या स्टार्ट में नहीं रखा जाता, या एक सिंपल जब बात की जा रही होती है, तो आप हमेशा उस सेंटेंस को यूज़ करते हैं देयर से। तो अगर आप इसको करेंगे तो तरतीब से करना, सिर्फ आपने देयर अब शुरू में लगाना है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ज़रा इसको तरतीब से लिख के मुझे बता दें क्या है, जल्दी बताएं, जल्दी तरतीब से लिख के बताएंगे क्या है। ट्रांसलेशन भी आती है, अरे जालिम इंसान, ये क्रिएटिव राइटिंग होगी, ट्रांसलेशन करनी आती होगी तो ही लिखोगे ना, फिर ही लिखोगे ना, वरना कैसे लिखोगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टुमारोज, वेरी गुड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टुमारोज, सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया कि हर वर्ड को तरतीब से लिखा और इसका एक सेंटेंस बना लिया। मुझे कोई और सेंटेंस भी बताएं ताकि मैं वो भी आपको टाइप करके दिखाऊं, इधर आपको सॉल्व करके दिखाऊं, ताकि आप उसको भी मुझे आपको पता चले कि हम कर सकते हैं, बड़ा अच्छा कर सकते हैं। कोई और सेंटेंस मुझे बताएं जी। 13 को सीए का पेपर है, ओए 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 जनाब, 13 को सीए का पेपर है, ठीक है। अब मैंने इसको अगर सॉल्व करना है, जाहिर सी बात है कि मेरे माइंड में क्वेश्चन है, यानी एक ट्रांसलेशन आई है, अगर मैं इंग्लिश बनानी है तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए। तो 13 की क्या होती है, 13, चूंकि डेट है तो आप लिखते हैं ऑन 13th, ठीक है। को ऑन, सीए इंग्लिश सीए, पेपर की इंग्लिश क्या होती है, पेपर। का की इंग्लिश ऑफ है, पेपर की इंग्लिश क्या होती है, पेपर। है की इंग्लिश क्या होती है, इज। चले जी तरतीब से लिख के बता देंगे जल्दी से जी। 13 को सीए का पेपर, देयर इज अ पेपर ऑफ सीए ऑन 30, ऑन 30, ऑन 30।
ऑन 13th, देयर इज, देयर चुके शुरू में लगाएंगे, तो देयर इज, हाँ अगर आप इसको सीए पेपर कहना चाहते तो सीए पेपर इज ऑन 13, ये भी यहाँ देयर इज पेपर ऑफ सीए ऑन 13th, दोनों किए जा सकता है। ठीक है, वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो जनाब अब मैं आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ। खुशखबरी बड़ी ज़रूरी है एंड बताना भी ज़रूरी है। अगर आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, ये बात बड़े ध्यान से समझनी है, अगर आप लोगों को सेंटेंस का ये वाला सेक्शन जो मैंने आपको भी करवाया है, सिर्फ ये वाला सेक्शन अगर आ जाए, सिर्फ इतना सेक्शन करना आ जाए, और याद रखिएगा कि ये जो हिस्सा होता है आपके हर 4 सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस जो होता है ना, वो नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस का होता ही होता है। इसका मतलब है अगर आपको 10 नंबर का पेपर आ रहा है ना, तो याद रखिएगा कि उसमें से 2 से 3 सेंटेंसेस होंगे वो नॉन एक्टिविटी सेंटेंस होंगे। अगर उसकी आप गलती कर रहे होंगे तो इसका मतलब यह है कि आपके 3 से 4 नंबर तो इस वजह से जा रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट। तो ये आप देख सकते हैं पैसिव में भी वर्ब है, वो कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब, एक्टिविटी वर्ब। तो मेन वर्ब तो जनाब दोनों में कॉमन है। हमने एक बात शुरू में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि वर्ब से पहले अगर सब्जेक्ट आए या ऑब्जेक्ट आए तो हम कहते हैं वो क्या है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आए या ऑब्जेक्ट आए, हम कहते हैं वो क्या है, जल्दी बताएं, उसे क्या कहा जाता है? ओए सालमो, सेंटेंस। वेरी गुड, शाबाश महानूर, जेनिफर, ये सब ने बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, फैंटास्टिक। सबसे पहला मिसाल जो है वो जेनिफर ने बताया, उसके बाद गुलाम हैदर भाई ने बताया, वेरी गुड, शाबाश। तो बेटा टेंसेस को समझना बहुत ही आसान काम है। आपको ज़रा इसको अंडरस्टैंड सिर्फ इस अंदाज़ से करना होता है कि जनाब किस तरह से हम चीज़ों को लेके आ सकते हैं और किस तरह से मतलब बेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बात को और गेम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बेटा आपने ये बात भूलनी नहीं है, इसको अंडरस्टैंड रखना है कि जितने भी एक्टिव वॉइस टेंसेस होते हैं उनकी तादाद होती है 12। जितने भी पैसिव वॉइस टेंसेस होते हैं उनकी तादाद होती है 9। ये बात आपने नहीं भूलनी, ठीक है। अब ये 12 क्या होते हैं, 9 क्या होते हैं, इनको समझना ज़रा ज़रूरी है ताकि इस लिहाज से भी हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें और इसको बड़े ध्यान से अब वंस फॉर ऑल के लिए हम जो है वो कवर कर लें। तो ज़रा इसको बड़े ध्यान से अब समझिएगा जो मैं अब आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। जनाब ज़माने कितने होते हैं, सवाल दोबारा आ रहा है, कितने होते हैं बच्चों, कितने होते हैं? ज़माने 3 होते हैं। वेरी गुड, कितने 12 कहता अल्लाह, कोई हाल नहीं। ज़माने 3 होते हैं। 3 ज़माने कौन से हैं जनाब? वो जो गुजर गया, वो जो है, ठीक है, और वो जो आएगा, ठीक है। अब याद रखें कि ये तो नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस में भी ऐसे ही था और एक्टिविटी सेंटेंसेस में भी ज़माने 3 ही हैं, लेकिन याद रखें कि इसमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, वो ये वाली। अब वो इसके ऊपर पूरी मैंने कहानी एक्सप्लेन करके बताई हुई है, डे 9 तक के जो लेक्चर्स हैं। मैं ये आपको कहूँगा, ज़रूर कहूँगा कि आप लाजमी उसको देखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जो ज़माने हैं, ज़माने तो सेम हैं, लेकिन जब टेंसेस की बारी आती है तो ज़माने यानी ये सारे पिता शरीफ हैं, यानी वालिद शरीफ्स हैं। अब इन वालिद शरीफ्स के बेटे शरीफ सामने आ जाते हैं और वो टेंसेस के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। यानी अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट महाशय के जो टोटल बेटे हैं उनकी तादाद कितनी है? 4 है, ठीक है। एक है जनाब जिसे हम नाम देंगे, मुझे पता है सब लोग साथ साथ लिख भी रहे होंगे, हाँ गुड। एक है जिसका नाम क्या है? इंडेफिनिट। एक का नाम कॉन्टीन्यूस, ठीक है। एक का नाम क्या है? परफेक्ट। और एक का नाम क्या है? परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ठीक है। इसी तरह जनाब हम पास्ट की बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो उनके भी यही 4 बेटे हैं। तो ये 4 बेटे मिलके कितने बेटे बने? 12 बेटे। तो टेंसेस में एक्टिव वॉइस जो टेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस जो सेंटेंसेस हैं, उनको हम 12 कैटेगरीज में लेकर आते हैं। वो ज़मानों की 12 कैटेगरीज के साथ जो है वो आ रहे होते हैं। तो वही बात मैंने कही कि एक्टिव वॉइस 12 होते हैं और पैसिव वॉइस कितने होते हैं? 9। अब क्यों पैसिव वॉइस 9 होते हैं? क्योंकि उनमें ये जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है ये भाग या पार्ट नहीं लेता, ठीक है। ये बात आपने अंडरस्टैंड रखनी है, इस चीज़ को समझना। अच्छा, अब इनके अंदर भी जाहिर सी बात है कि जो नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस थे उनके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते थे, ठीक है। जितने भी अभी टेंसेस हैं उनके अंदर हम मेन वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है।
अब वो कौन से यूज़ होते हैं, क्या यूज़ होता है और उनसे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब आते हैं और किससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप की अगर टेंसेस कवर नहीं हैं तो आप वो डे 9 तक के जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैंने टेंसेस के बारे में बड़ी ही तफसील से बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। नंबर 4 लेक्चर डे 4 का होगा इंशाल्लाह, तो आप उसको देखेंगे।